Students, कैसे हैं आप सब? Hope that all of you are fine. Okay, so the topic of this lecture is homogeneous differential equations, reduction to separable form. Okay, so in this lecture, we will study a class of differential equations that can be reduced to separable equations by a change of variables. And these ordinary differential equations are the homogeneous ordinary differential equations. Okay, so इस लेक्चर में आज हम सीखेंगे कि होमोजेनियस फंक्शंस क्या होते हैं, डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं और उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, होमोजेनियस इक्वेशंस को सेपरेबल इक्वेशंस में कैसे रिड्यूस करते हैं और सेपरेबल इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, ये तो हम अपने लास्ट लेक्चर में सीख ही चुके हैं. So let us begin by defining the notion of a homogeneous function. Actually, we'll discuss two ways by which we can define homogeneous functions, and this is the first way. A function f of x, y, ठीक है, मतलब ये फंक्शन जो f है वो आपका दो वेरिएबल्स x और y का फंक्शन है. So a function f of x, y is said to be a homogeneous function of degree n in x and y if it can be expressed in this form. क्या है ये? x raised to n into g of y by x. यानी जो आपको फंक्शन गिवन है f of x, y, आपने वहां से क्या करना है, x की जो भी मैक्सिमम पावर पॉसिबल है उसे फैक्टराइज करना है, उसे आपने कॉमन लेना है और कॉमन लेने के बाद जो आपके पास दूसरा फैक्टर बचेगा दैट शुड बी अ फंक्शन ऑफ y by x. ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन f है ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y दैट इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री n. अब डिग्री n हमने कहाँ से डिसाइड किया, ये जो आप x की जो भी पावर आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं दैट विल गिव द डिग्री ओके ऑफ द फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन. चलिए हम एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए. देखिए मैंने आपको यहाँ पर एक फंक्शन दिया है, दिस वन f of x, y is equal to 3 times x y square plus x square y minus x cube. ओके, हमें चेक करना है कि ये होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है. ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी x की मैक्सिमम पावर पॉसिबल है हम उसे कॉमन लेंगे. तो हमने यहाँ पर क्या ले सकते हैं, कॉमन मैक्सिमम क्या पावर आप कॉमन ले सकते हैं, यस वी कैन टेक कॉमन x क्यूब. तो हमने यहाँ पर x क्यूब कॉमन ले लिया. आप x क्यूब कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म से आपके पास मिलेगा 3 इंटू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर. सेकेंड टर्म में आपने x क्यूब कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचेगा, y बाई एक्स. और थर्ड टर्म में अगर आपने x क्यूब लिया कॉमन तो रह जाएगा 1. ठीक है, अब y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर को भी आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट y बाई एक्स होल स्क्वायर. ठीक है, अब आप देखिए जरा, ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट में एक्सप्रेशन है यहाँ पर जो भी टर्म है वो किसकी फॉर्म में है, y बाई एक्स की फॉर्म में. जैसे यहाँ पर अगर कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं यहाँ y बाई एक्स रेज टू 0 है, राइट. तो यानी हर टर्म में जो है y बाई एक्स इन्वॉल्व है और जो भी टर्म है वो y बाई एक्स की ही फॉर्म में है, चाहे वो उसकी पार्ट 0 है, 1 है, 2 है, 3/2 है, 1/2 है, कुछ भी है लेकिन y बाई एक्स है. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय सम फंक्शन ऑफ y बाई एक्स जिसको हमने g नाम दे दिया. सो g ऑफ y बाई एक्स, यानी कि ये जो फंक्शन है दिस कैन बी रिटन एज फंक्शन ऑफ y बाई एक्स. ठीक है, अब देखिए ये वही प्रॉपर फॉर्म आ गई आपके पास जो हमें चाहिए थी होमोजेनियस फंक्शन के लिए. और यहाँ पर जो आपने कॉमन लिया, जो फैक्टराइज किया, वो क्या किया, x क्यूब. तो x की मैक्सिमम पावर आप क्या कॉमन ले पाए, यहाँ पर 3 कॉमन ले पाए. इसका मतलब क्या हुआ कि जो गिवन फंक्शन f है दैट इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3 इन x एंड y. तो ये आपको मेंशन करना जरूरी कि डिग्री कितनी है और वो कौन से वेरिएबल्स में जो है आपका फंक्शन होमोजेनियस है, कौन से वेरिएबल्स का फंक्शन है, राइट.
ओके, सो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. अब इससे मैंने यहाँ फंक्शन ले लिया है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ वाई बाई एक्स. ठीक है, फाइन. इसको चेक करने के लिए होमोजेनियस है या नहीं. देखिए, मतलब मुझे दिख रहा है कि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है ये वाली, तो इसमें y बाई एक्स तो है ही, मतलब ओके. प्रॉब्लम है सिर्फ कि जो बाहर है, जो ये हमने मतलब बाहर ये जो टर्म है नेक्स्ट, मतलब आई मीन जो सेकंड टर्म है, दैट इज वाई स्क्वायर. अब जब मुझे कॉमन लेना होता है तो मैं वाई स्क्वायर तो वहां यहाँ नहीं लेते ना. अकॉर्डिंग डेफिनेशन तो हमें क्या करना है, हमें एक्स की मैक्सिमम पार्ट्स को कॉमन लेना है. तो कैसे करें, और जो भी टर्म फिर उसके जो एक्सप्रेशन बचे, जो भी टर्म जो फैक्टर बचे, वो y बाई एक्स का फंक्शन होना चाहिए. ठीक है, तो अगर y बाई एक्स में मुझे इसको चेंज करना है, तो अगर यहाँ मैं इसको डिवाइड कर दूं एक्स स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा, ये y बाई एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, हम एक्स स्क्वायर से ही डिवाइड कर देते हैं और एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, अब आप जो ये है एक्स स्क्वायर टर्म, उसे आप अलग लिख लीजिए, और बाकी जो ये यहाँ से यहाँ तक की टर्म है, आप इसे अलग से लिख लीजिए. अब आप देखिए कि जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये क्या है, इसमें जो भी टर्म है वो y बाई एक्स की फॉर्म में है. सो इट कैन बी रिटन एज फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, और उस फंक्शन को हमने g से रिप्रेजेंट कर दिया. और x से क्या आप पार कॉमन ले पाए, मतलब जो टर्म आपने कॉमन ली है in terms of x, उसमें x की पावर कितनी है, that is 2. So what can you say? Now we can say that the function f of x comma y is homogeneous of degree 2 in x and y. Got it? Okay. चलिए, अब हम जो है अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन ले लेते हैं, सेकेंड डेफिनेशन ले लेते हैं. इस डेफिनेशन में क्या है कि आप ये भी यूज कर सकते हैं कि a function f of x comma y is said to be homogeneous of degree n if f of tx comma ty is equal to t raised to n into f of x comma y. यानी करना क्या है आपको ये जो आपको गिवन फंक्शन है, इसमें x को तो आपको tx से रिप्लेस करना है, और ये जो y है इसको आपने ty से रिप्लेस करना है. ठीक है, और उसमें से फिर आपने ये जो टर्म है t रेज टू n, मतलब जो भी पॉसिबल हो सके उसको आपने फैक्टराइज कर लेना है. ठीक है, t की जो भी पावर आप कॉमन ले सकते हैं उसे फैक्टराइज कर लेना है. तो फैक्टराइज करने के बाद जो आपको दूसरा फैक्टर मिलता है, अगर वो वापस आपका वही फंक्शन आ जाता है जो आपको गिवन था, अगर वही फंक्शन आ जाता है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन f जो है वो होमोजेनियस है, डिग्री n है, और वो होमोजेनियस है x में और y में. क्लियर है? ओके, चलिए अब इसके ऊपर एग्जांपल लेते हैं हम. मैंने यहाँ पर जो फंक्शन लिया है वो फंक्शन ले लिया f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x y स्क्वायर माइनस y क्यूब. ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगी f ऑफ tx कॉमा ty. राइट, तो इस फंक्शन की डेफिनेशन में जहां भी x है उसे tx से रिप्लेस करो, और जहां पर भी y है उसको ty से रिप्लेस करो. तो हमने ये काम कर दिया. अब क्या मिला, आप थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करनी है आपको, तो ये फर्स्ट टर्म से हो जाएगा t क्यूब x क्यूब. अच्छा, यहाँ से जो है ये हो जाएगा 2 टाइम्स t क्यूब हो जाएगा ना, यहाँ से t स्क्वायर आएगा तो t क्यूब इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, और थर्ड से हो जाएगा t क्यूब y क्यूब. ओके, तो ये टर्म्स हमने लिखी. अब इसमें से जो भी t की पावर पॉसिबल है वो कॉमन निकाल लीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए. तो जो फैक्टराइज करने पर हमें मिला वो मिला t क्यूब, और ये जो सेकंड फैक्टर आपको मिलता है, यू विल बी हैप्पी टू सी दैट दिस इज नथिंग बट दिस इज द गिवन फंक्शन f of x comma y. Right? So what can you say now? Yes, the function f is a homogeneous function of degree 3 in x and y. Clear है? Okay, so let us take one more example. In this example I have taken the function f as cos of y by x. ठीक है, ये फंक्शन लिया मैंने. अब मुझे चेक करना है कि होमोजेनियस है या नहीं है, तो मैं कैलकुलेट करूंगी वैल्यू किसकी, f ऑफ t x कॉमा t y की. तो करना क्या है, ये जो गिवन फंक्शन था इसमें x की जगह आप tx पुट करिए, y की जगह ty पुट करिए.
पुट किया हमने, पुट करने से टी और टी तो यहाँ कैंसिल हो गया और हमारे पास रह गया सिर्फ y बाई एक्स, और ये क्या है, वापस वही फंक्शन जो गिवन फंक्शन था, तो ये हमारा f ऑफ x, y ही बन गया। लेकिन अब क्या है कि ये बताने के लिए होमोजीनियस है या नहीं, मुझे ये देखना है कि यहाँ t की पार क्या है, मतलब वो फैक्टर क्या है। अब वो क्योंकि यहाँ पर हमें मतलब यहाँ पर t की एज सच कोई पार हमें नजर नहीं आ रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट t raised to 0. Okay, so now this is in that particular form that we need for a function to be concluded that whether that is homogeneous or not. So in this case I can say that the given function f of x comma y is homogeneous of degree कितनी हो गई, 0, क्योंकि t raised to 0 है, ठीक है, और homogeneous किस में है, वो x and y में। फाइन, क्लियर है, चल। So now we'll consider some special cases. फर्स्ट हम करने वाले हैं होमोजेनियस पॉलिनोमियल फंक्शंस। क्या होते हैं, सपोज वी हैव अ फंक्शन f ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y, ठीक है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, सपोज पॉलिनोमियल फंक्शन इन टू वेरिएबल्स x एंड y, और इस टाइप से है ये फंक्शन की, मतलब ये वो जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो इस टाइप का पॉलिनोमियल है कि इसकी हर टर्म की डिग्री जो है वो सेम है, ठीक है, इक्वल है। देन इस टाइप के फंक्शन, इस टाइप के पॉलिनोमियल फंक्शन को हम कहेंगे कि ये होमोजेनियस फंक्शन है x में और y में, ठीक है। और जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी जो हम डिसाइड करते हैं हर बार, तो पॉलिनोमियल फंक्शन की जो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी होती है वो होती है द कॉमन डिग्री ऑफ ईच टर्म, ठीक है। डिग्री ऑफ होमोजेनिटी ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज द कॉमन डिग्री ऑफ ईच टर्म। आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन, चलिए हम एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। मैंने एक फंक्शन लिया यहाँ पर f of x, y इक्वल टू 2xy स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 4y क्यूब, मैंने ये लिया, ठीक है। आप चेक करो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, राइट। तो इसमें देखिए आप, जो ये फर्स्ट टर्म है इसकी डिग्री कितनी हुई, ठीक है, कांस्टेंट जो है उसकी डिग्री एक तरह से क्या होती है, कांस्टेंट की डिग्री तो 0 होती है। फाइन, अब यहाँ पर देखिए टोटल डिग्री क्या बनी इस टर्म की, दैट विल बी 3। इसी तरह टाइप से सेकंड जो है यहाँ पर टोटल डिग्री कितनी बनी, दैट इज आल्सो 3, और जो थर्ड टर्म है वहां पर भी डिग्री कितनी बनी, दैट इज आल्सो 3। सो यू कैन सी द डिग्री ऑफ ईच टर्म इज 3। So can you say about the function? Yes, the function f is homogeneous function, right? Of degree 3 in x and y. तो ये हमारा स्पेशल केस था, हमने उसकी हेल्प से यहाँ बता दिया कि ये होमोजीनियस है, डिग्री 3 है। अब मैं अगर इसको वेरीफाई करना चाहूँ क्या ये वाकई मतलब हमारी जो होमोजीनियस फंक्शन है उसकी डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, चेक कर लेते हैं। जो फंक्शन था हमारा, ये फंक्शन गिवन था, ये लिया हमने, हमें पता है कि हमें क्या करना होता है, हमें x की यहाँ मैक्सिमम पावर को फैक्टराइज करना होता है, और यहाँ x की मैक्सिमम पावर हम ले सकते हैं, दैट इज x क्यूब। तो हमने क्या किया, हमने ये x क्यूब यहाँ कॉमन ले लिया, ठीक है। x क्यूब कॉमन लेकर जो अंदर हमें मिला, हमने उसको y बाई एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, ये देखा। तो वी कैन सी दैट कि ये जो टर्म आपको मिलती है इसमें जो हर एक टर्म है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ y बाई एक्स। सो आई कैन रिप्रेजेंट इट एज अ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। तो ये वही पर्टिकुलर फॉर्म आ गई, ठीक है। और कॉमन क्या आया आपके पास, फैक्टर क्या आया, दैट इज x क्यूब। तो वो डेफिनेशन भी सेटिस्फाई होती है, एंड वी कैन से दैट f of x, y द गिवन फंक्शन is homogeneous function of degree 3 in x and y. Okay. Now we'll take the next one, that is the polynomial function. लेकिन कौन सा पॉलिनोमियल फंक्शन, हम उस पॉलिनोमियल फंक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, यानी सिंगल टर्म हो। तो अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसा है कि दैट कंटेन्स ओनली अ सिंगल टर्म, देन दैट फंक्शन इज ऑलवेज होमोजेनियस। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आपने मान लो मैंने यहाँ ये फंक्शन लिया f of x, y is equal to 2xy क्यूब, ठीक है। अब इस फंक्शन में देख लो आप, एक ही टर्म है, राइट, एक ही टर्म है ना। तो इस डेफिनेशन से क्या होना चाहिए, इस डेफिनेशन से हमारा ये फंक्शन होमोजेनियस होना चाहिए, ठीक है। और इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, आप देख लो इस टर्म की डिग्री कितनी है, दैट इज 2 का तो 0 हो गया, x की 1 और ये 3, तो 1 + 3 4, यानी इसकी डिग्री 4 हो गई। तो हमारे हिसाब से ये होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए और इसकी डिग्री जो है वो 4 होनी चाहिए।
चलिए हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं क्या ये हमारी जो मेन डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो हमने ये फंक्शन लिया और ये फंक्शन हमने लेकर यहाँ जो x की मैक्सिमम पावर हो सकती थी, ठीक है, आप जो उसे फैक्टराइज कर सकते थे वो ट्राई किया कि आप उसे कॉमन लीजिए और इस टाइप से लीजिए कि अंदर जो है टर्म्स अगर पॉसिबल हो तो y बाई एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए। अब क्योंकि यहाँ y क्यूब है तो y बाई एक्स ही तभी बनेगा अगर हमारे पास डिवीजन में x क्यूब होगा, तो मुझे यहाँ x क्यूब से डिवाइड करना है, x क्यूब से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं ऐसा करूंगी तो जो फैक्टराइज करके मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, दैट विल बी x रेज़ टू 4 और अंदर ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो अंदर एक्सप्रेशन है, दिस कैन बी रिटन एज अ फंक्शन ऑफ y बाई x। ठीक है, वही पर्टिकुलर फॉर्म आ गई। सो व्हाट कैन यू से, दैट आवर फंक्शन f इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 4 इन x एंड y। गॉट इट? ओके, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में हम करने वाले हैं, okay, here we'll study those homogeneous functions which are not polynomial. Okay, fine. तो हमने इसको समझाने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। I have taken here this function f of x comma y is equal to x square y minus x cube plus y cube divided by x plus 5। ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, आपने करना क्या है, आप एक काम करो, जो न्यूमरेटर है आपका इसमें से जो भी आप x की मैक्सिमम पावर ले सकते हो कॉमन ट्राइज कर सकते हो वो कर लीजिए और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी जो भी आप x की मैक्सिमम पावर कॉमन ले सकते हो वो ले लो। तो न्यूमरेटर से क्या कॉमन आएगा, मैक्सिमम x क्यूब, और डिनोमिनेटर से क्या आ सकता है, यस इट विल बी x। तो इन दो को अगर मैं कंबाइन कर दूं, इन दो को मैं कंबाइन कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यस विल गेट x स्क्वायर। और आप देखो ये जो सेकंड टर्म है, जो ये सेकंड फैक्टर है, इसमें जितने भी टर्म्स हैं वो किसके फॉर्म में है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ y बाई एक्स, राइट। तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को आप क्या लिख सकते हो, सम फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया बाय g ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन आया है, एक्स स्क्वायर आया है, तो ये जो 2 है ये क्या डिफाइन करता है, yes it will give the degree of the homogeneous function. So we'll say that our function f is homogeneous function of degree 2 in x and y. Okay, अब ये जो है मतलब हमें जो अभी एग्जाम्पल हमने लिया है वो इस टाइप के, ये नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन था, तो ये किस कैटेगरी में हमने इसको लिया है, एक्चुअली ये था हमारा रैशनल फंक्शन। तो हम इसे जो है एक बार थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं रैशनल फंक्शंस को। सबसे पहले हम देखेंगे रैशनल फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो रैशनल फंक्शन होता है द कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल फंक्शंस, द कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल फंक्शंस इज सेड टू बी अ रैशनल फंक्शन, राइट। और अगर रैशनल फंक्शन है दो वेरिएबल्स में x और y में, then that will be homogeneous, that will be homogeneous if both numerator and denominator are homogeneous। ठीक है, क्योंकि रैशनल फंक्शन में न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और अगर ये दोनों पॉलिनोमियल आपके होमोजेनियस हो जाते हैं, डिग्री उनकी डिफरेंट हो सकती है लेकिन वो अपने आप में होमोजेनियस होने चाहिए सेपरेटली। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेपरेटली होमोजेनियस फंक्शन बन जाते हैं तो हम कहेंगे कि हमारा जो रैशनल फंक्शन है f दैट इज होमोजेनियस इन x एंड y। ठीक है, और जब होमोजेनियस की बात करते हैं तो हमें डिग्री भी बतानी होती है, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी बतानी होती है। डिग्री ऑफ होमोजेनिटी क्या होगी इस केस में, द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी ऑफ रैशनल फंक्शन विल बी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर माइनस डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर की जो भी डिग्री बनती है उसमें से आप डिनोमिनेटर की डिग्री माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी ऑफ रैशनल फंक्शन। फाइन, अच्छा अब इसका लेते हैं हम एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर लिया है फंक्शन f of x, y is equal to x square plus y square divided by x minus 5, है ना। अब देखो न्यूमरेटर में क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और डिनोमिनेटर में क्या है, वो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन कोई आपका होमोजेनियस होता है या नहीं होता, उसके लिए जस्ट हमें क्या चेक करना होता है, पीछे हमने स्पेशल केस किया है ना इसका, कि हर एक टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। सो आई कैन सी न्यूमरेटर में मेरे पास हर टर्म की डिग्री 2 है, तो यानी जो न्यूमरेटर का मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है वो होमोजेनियस है और डिग्री 2 है।
इसी टाइप से अगर मैं डिनोमिनेटर को चेक करूं तो मुझे वो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन नजर आ रहा है। हर एक टर्म की डिग्री मुझे 1 नजर आ रही है, इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल होमोजेनियस पॉलिनोमियल फंक्शन है ऑफ डिग्री 1। तो मैंने यहाँ पर ये चीज बता दी, ठीक है। और बाय द डेफिनेशन ऑफ homogeneity of rational function, I can say that the function f of x comma y is a homogeneous function in x and y, ठीक है। and degree of homogeneity, अभी अभी जो पीछे rational function की डिग्री फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था वो लगाया, डिग्री ऑफ homogeneity of numerator माइनस डिग्री ऑफ homogeneity of denominator। तो न्यूमरेटर की 2 है और डिनोमिनेटर की 1 है, तो 2 माइनस 1 किया, वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इसका मतलब गिवन फंक्शन जो है वो होमोजेनियस है ऑफ डिग्री 1 इन x एंड y। ओके फाइन। अगर आप चाहें तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं अपनी पर्टिकुलर डेफिनेशन से होमोजेनियस फंक्शंस की। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। अब इस एग्जांपल में मैंने जो फंक्शन लिया है वो लिया है 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस 3y, ठीक है। मैंने देखा ये जो न्यूमरेटर है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, हर एक टर्म की डिग्री 1 है, तो इसका मतलब ये होमोजेनियस है ऑफ डिग्री 1। अच्छा, और जो डिनोमिनेटर है मैंने देखा कि वो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसमें हर एक टर्म की डिग्री 1 है, तो यानी वो भी होमोजेनियस है ऑफ डिग्री 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाय डेफिनेशन ऑफ रेशनल फंक्शन, द होमोजेनिटी ऑफ रेशनल फंक्शन, कि जो गिवन फंक्शन f है दैट इज होमोजेनियस रेशनल फंक्शन ऑफ डिग्री, फर्स्ट डिग्री बता दो। डिग्री में क्या करना है आपने, जो न्यूमरेटर की डिग्री आती है, होमोजेनिटी की जो डिग्री आती है न्यूमरेटर की, उसमें से आप डिनोमिनेटर की होमोजेनिटी डिग्री माइनस कर दीजिए। सो दैट विल बी, दोनों की 1 1 है तो 1 माइनस 1, सो इट कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गिवन रैशनल फंक्शन f है वो होमोजेनियस रैशनल फंक्शन है ऑफ डिग्री 0। चलिए एक और एग्जांपल लिया है और यहाँ पर मैंने फंक्शन लिया है x प्लस 4y डिवाइडेड बाय xy प्लस y स्क्वायर, ये फंक्शन लिया। ओके, ये रैशनल फंक्शन है। न्यूमरेटर में देखिए एक पॉलिनोमियल है, हर एक टर्म की डिग्री 1 है, तो इसका मतलब ये होमोजेनियस हो गया ऑफ डिग्री 1। डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, हर एक टर्म की डिग्री 2 है, ठीक है, तो ये भी एक होमोजेनियस पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया डिग्री 2 का। तो बाय डेफिनेशन जो ये गिवन रैशनल फंक्शन है दिस इज होमोजेनियस रैशनल फंक्शन ऑफ डिग्री। डिग्री कैसे होगी, न्यूमरेटर की होमोजेनिटी डिग्री में से डिनोमिनेटर की होमोजेनिटी डिग्री माइनस करोगे, तो सो इट विल बी क्या 1 माइनस 2, यानी क्या आया माइनस 1 आया इन x एंड y, ठीक है। तो इसमें गिवन फंक्शन आपका होमोजेनियस है और डिग्री कितनी है माइनस 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो होमोजेनियस फंक्शन है उसकी अगर होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और सम नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। ओके fine. One more example, here we are taking the function as x square y minus 3y cube divided by xy square। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या मिला, एक पॉलिनोमियल फंक्शन मिला, हर एक टर्म की डिग्री 3 है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ, होमोजेनियस पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ ऑफ डिग्री 3। और डिनोमिनेटर को देखें तो वो भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें एक सिंगल टर्म है, ठीक है, तो वो तो होमोजेनियस हमेशा होता ही है और डिग्री कितनी है 3 है, राइट। तो हमने दोनों बातों को यहाँ लिख दिया और यहाँ पर बाय डेफिनेशन ऑफ होमोजेनियस रैशनल फंक्शन वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज होमोजेनियस रैशनल फंक्शन ऑफ डिग्री। डिग्री में क्या करोगे, माइनस करोगे ना न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर की होमोजेनिटी डिग्री, so it will be 3 minus 3, so this comes out to be 0, right? So given function is homogeneous rational function of degree 0 in x and y. Okay, fine. Okay, so now we'll study the concept of homogeneous differential equations, which is the main topic of this lecture. फाइन। सो आपको पता है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसकी डिफरेंशियल फॉर्म क्या होती है, दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमने लिखा और इसको हमने नंबर 1 नाम दे दिया। सो दिस इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजेनियस इफ we write this equation in derivative form, right? If we write this equation in derivative form means dy by dx equal to f of x comma y,
and this function right hand side function f of x comma y, this becomes a homogeneous function of degree 0. ठीक है, तो अगर ये homogeneous function बने डिग्री 0 का, इसका मतलब आप इसे कैसे एक्सप्रेस कर पाए, इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए, यानी x raised to 0 into some function of y by x. अगर ऐसा हो पाए तो हम कहेंगे कि जो हमारी गिवन ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, चलिए एग्जांपल लीजिए समझने के लिए. मैंने यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफरेंशियल फॉर्म लिखी है 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर dx प्लस 5xy dy इक्वल टू 0, और उसको मैंने नंबर 1 नाम दे दिया यहाँ पर. ठीक है, अब करना क्या है, इसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिखना है सबसे पहले. तो हमने डेरिवेटिव फॉर्म में dy by dx लिखा और बाकी सभी टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में ले गए. अब ये राइट हैंड साइड में जो फंक्शन बना है, मुझे चेक करना है क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 0 का. तो दो तरीके हैं, एक तो है कि अपनी मेन डेफिनेशन लगा लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर लगाई. देखो ऊपर से जो x की मैक्सिमम पावर थी वो हमने कॉमन ले ली, और नीचे से भी जो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको नीचे ध्यान, क्योंकि एक ही सिंगल टर्म है ना, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कॉमन तो क्या लेंगे, बस ये y by x की फॉर्म में दिखाना है. तो अगर मैं इसको x से, इस वाली टर्म को x से डिवाइड करती हूँ तो मुझे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर आ जाएगा. अब ऊपर भी x स्क्वायर है, नीचे भी x स्क्वायर है, और अगर उनको कंबाइन करें तो x रेज़ टू 0 हो जाता है, और बाकी जो टर्म्स बचती हैं वो सब y by x की फॉर्म में है. सो दैट कैन बी रिटन एज अ फंक्शन ऑफ y by x, दैट इज g ऑफ y by x. ठीक, एक तो ये तरीका है. दूसरा, आप सीधा रैशनल फंक्शन वाली डेफिनेशन से भी देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर डिग्री 2 माइनस 2 यानी 0. ठीक है, तो आप वो तरीका भी लगा, जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं. So we can say that our given differential equation is a homogeneous differential equation. Okay, fine. अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट है कि हम homogeneous differential equations को क्या सेपरेबल इक्वेशंस में रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि सेपरेबल इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमें आता है. ठीक है, और होमोजेनियस इक्वेशन सेपरेबल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाती हैं. दैट्स व्हाई ये टॉपिक हमारे पास है, रिडक्शन ऑफ होमोजेनियस इनटू सेपरेबल. तो हमने क्या किया, हमने एक होमोजेनियस फंक्शन की डिफरेंशियल फॉर्म ली. ठीक है, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0. हम कह रहे हैं कि ये हमारी होमोजेनियस इक्वेशन है, राइट. तो ये सेपरेबल बन जाएगी अगर आप यहाँ पर ये चेंज ऑफ वेरिएबल यूज करें, y इक्वल टू vx वेयर v इज सम वेरिएबल. ओके, तो अगर आप ये वेरिएबल, ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ यूज करते हैं इक्वेशन 1 में, तो जो रिजल्टिंग इक्वेशन आती है 1 से, दैट विल बी अ सेपरेबल इक्वेशन. ठीक है, और क्योंकि आपने y की जगह vx पुट किया है तो नेचुरली y तो नहीं रहेगा, कौन कौन से वेरिएबल आ जाएंगे आपके, फिर x एंड v आ जाएंगे. तो जो आपको रिजल्टिंग इक्वेशन मिलेगी, दैट विल बी सेपरेबल इक्वेशन इन द वेरिएबल्स v एंड x. ओके, देखिए क्वेश्चन देखिए आप. मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया है दैट यू नीड टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर dx प्लस 2xy dy इक्वल टू 0. ठीक है, अब क्योंकि मैंने उसका एग्जाम्पल है तो नेचुरली होमोजेनियस ही है, लेकिन फिर भी आपको दिखाना है कि होमोजेनियस है या नहीं है. तो जो गिवन इक्वेशन थी उसे हमने लिखा और नंबर 1 नाम दे दिया. अब होमोजेनियस चेक करने के लिए कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, आप क्या करेंगे, इसे डेरिवेटिव फॉर्म में लिखेंगे. तो हमने इसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिखा, dy by dx इक्वल टू ये फंक्शन आ गया हमारे पास. ठीक है, इसका नंबर 2 दिया. अब देख लो आप राइट हैंड साइड जो है, आप यहाँ पर जो भी आपको डेफिनेशन लगानी है आप लगा लो. अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा, एक होमोजेनियस फंक्शन नजर आ रहा है ना. न्यूमरेटर में होमोजेनियस पॉलिनोमियल फंक्शन डिग्री 2 का, डिनोमिनेटर में भी होमोजेनियस पॉलिनोमियल फंक्शन डिग्री 2 का. तो ये एक होमोजेनियस रैशनल फंक्शन बन गया जिसकी डिग्री हो गई 2 माइनस 2 दैट इज 0. तो यानी ये राइट हैंड साइड जो है वो एक होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 0 की x एंड y. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. अब ये करने के बाद हमारा नेक्स्ट पर्पस, हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है सॉल्यूशन फाइंड आउट करना. होमोजेनियस का तो एज सच हमने कोई सॉल्यूशन का मेथड सीखा नहीं है, लेकिन हमने ये सीखा है कि हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन y इक्वल टू vx. ठीक है,
करते हैं। अगर हम y को vx पुट करेंगे तो क्योंकि आपको इक्वेशन 2 में पुट करना है जो डेरिवेटिव फॉर्म है, तो मुझे dy by dx की वैल्यू चाहिए, तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx की वैल्यू आ जाएगी v, मतलब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे राइट हैंड साइड में, तो v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1 प्लस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज dv by dx। अब आप जो है y की और dy by dx की वैल्यूज इक्वेशन 2 जो कि डेरिवेटिव फॉर्म थी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसमें पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड से जो भी x की टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। न्यूमरेटर में से देखिए आप x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, राइट, और डिनोमिनेटर में भी ये और ये x कंबाइन होकर x स्क्वायर बनता है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम इस टर्म जो v है उसको हम यहाँ राइट हैंड साइड में ले आएंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड में जब आप लाओगे तो माइनस v हो जाएगा ये। उसके बाद आप इसका एलसीएम लेने वाले हैं, एलसीएम लेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आप देख लीजिए क्या है, आपकी सेपरेबल इक्वेशन बन गई। फाइन। अब सेपरेबल इक्वेशंस को सॉल्व करना हमें आता है। अब अगर हम यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट करें तो हमें ये मिला। अब ध्यान रखिए आपने ये वेरिएबल सेपरेट करते हुए क्या किया है, आपने ये जो बी स्क्वायर माइनस 1 है ना, ये डिवीजन में लेकर आए हो आप, यानी आपने इसे डिवाइड किया है और ये आपने एक तरह से x से भी डिवाइड किया है। अगर हम यहाँ देखें तो ये आपने इसे डिवाइड किया है, लेकिन x का तो खैर यहाँ पर कोई मतलब x यानी कि नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन उससे हमारे सॉल्यूशन के ऊपर तो खैर क्या इफेक्ट, हमें कोई नया सॉल्यूशन तो मिलने वाला है नहीं। लेकिन हाँ ये जो v है, क्योंकि v y इक्वल टू वी एक्स आपने पुट किया है, तो v इक्वल टू हुआ y बाई एक्स, तो उसका इफेक्ट पड़ता है। यानी यहाँ से हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन का लॉस हो जाए या कुछ, या कोई एक्स्ट्रा सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस हो जाए, तो वो हमें चेक करना होता है बाद में, राइट। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में किया था। चलिए खैर अभी हम इंटीग्रेशन करते हैं, सॉल्यूशन चेक करते हैं इसका। दोनों साइड में हमने इंटीग्रेशन किया, हाँ, और जैसे इंटीग्रेशन किया तो साथ ही साथ क्या इंट्रोड्यूस करोगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c नॉट। ओके, फर्स्ट टर्म की इंटीग्रेशन क्या आएगी, डिनोमिनेटर में है v स्क्वायर माइनस 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 2v, और 2v क्या आपका न्यूमरेटर में है, राइट। तो इसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, यस ln ऑफ मॉड v स्क्वायर माइनस 1। अच्छा अब ये देखिए आप इस टर्म को 1 बाई एक्स, तो सीधा सीधा है तो ln मॉड x बनेगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हमने ये दोनों रिजल्ट लगाए और रिजल्ट लगाकर हमारे पास जो है ये आ गया। अच्छा साथ ही साथ क्योंकि अब दोनों टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, क्योंकि दोनों ही ln के फॉर्म में है, तो जो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको भी हमने ln के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। और बता दिए जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला भी मेंशन कर दिया कि कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया है जिससे हमारे पास ये वाली टर्म हमें मिली है, तो वो भी मेंशन कर दिया। ओके, तो अब जो है राइट हैंड साइड में आप देखिए, राइट हैंड साइड में क्या है, ये आपका दिस इज ln ऑफ सम फंक्शन प्लस ln ऑफ सम अदर। सो यहाँ पर ln a प्लस ln b इक्वल टू ln a b, तो आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो लगाई, तो कंबाइन कर दिया। अब आप एंटी लॉग लीजिए, आप एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दिस, ठीक है। तो वैसे तो खैर ये सॉल्यूशन हो गया, हम यहाँ पर v की वैल्यू पुट करें तो सॉल्यूशन आ जाता है, लेकिन उससे पहले आप ये चेक करेंगे क्योंकि सेपरेशन प्रोसेस आपने यूज किया है, सो यू नीड टू इन्वेस्टिगेट फॉर एनी लॉस और गेन इन एनी सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आपने किससे डिवाइड किया था, आपने डिवाइड किया था v स्क्वायर माइनस 1 से, जिसमें आपने एज्यूम किया था कि v स्क्वायर माइनस 1 आपका नॉन जीरो है, तो ये जो सॉल्यूशन आपको मिला है दैट इज अंडर दिस कंडीशन। तो आपने क्या स्किप किया, आपने स्किप किया कि अगर v स्क्वायर माइनस 1 जीरो होता तो क्या होता, वो आपने स्किप कर दिया। तो हम वही केस लेते हैं कि अगर ये जीरो होता तो v की वैल्यू क्या आती है आपकी प्लस माइनस 1 आती, ठीक है। तो आपने देखना है कि v इक्वल टू प्लस माइनस 1 जो है वो आपके इस जनरल सॉल्यूशन में जो ये फैमिली मिली है आपको, फैमिली ऑफ सॉल्यूशन, इसका मेंबर है या नहीं है। देखो अगर मैं v की वैल्यू 1 पुट करती हूँ यहाँ पर, तो 1 माइनस 1 जीरो, ठीक है, तो इक्वल टू जीरो। और x जो है आपने ये एजम्पशन कि x तो नॉन जीरो है, क्योंकि x से डिवाइड किया x नॉन जीरो, तो x तो जीरो हो नहीं सकता, तो ये तभी पॉसिबल अगर c जीरो होगा, और c तो आर्बिट्रेरी है तो c जीरो हो भी सकता है। तो इसका मतलब v इक्वल टू 1 जो है दैट इज अ मेंबर ऑफ दिस फैमिली फॉर c इक्वल टू जीरो। इसी टाइप से अगर आप v की जगह यहाँ माइनस 1 पुट करें तो भी सेम वही सिचुएशन आती है, 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 जीरो, so that is also possible for c equal to 0, यानी कि ये जो है v equal to plus minus 1, ये जो possible solution हो सकते थे आपके
तो ये दोनों के दोनों जो है इस फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस के मेंबर्स हैं। अब आपको देखना है कि ये दोनों मतलब क्या मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन भी थे या नहीं थे। नेचुरली वो भी हमें पहले दिखा देना चाहिए था, लेकिन चलिए हम यहाँ दिखा देते हैं कि सॉल्यूशंस हैं कि नहीं है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो हाँ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप इक्वल टू प्लस माइनस वन पुट करते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, जीरो आ जाएगा ना, ठीक है। और x जो है वो आपका नॉन जीरो, तो आप x से डिवाइड कर सकते हैं, तो dv by dx इक्वल टू जीरो, यानी b इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो इसको सेटिस्फाई करता है, सॉल्यूशन आ गया। ओके, तो ये इसका भी सॉल्यूशन है, फाइन। तो सॉल्यूशन भी है एज वेल एज वो इस फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस के मेंबर्स भी हैं, तो इसका मतलब सेपरेशन प्रोसेस में हमारे किसी भी सॉल्यूशन का लॉस नहीं हुआ। तो ठीक है, अब यहाँ कोई हमें दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है आपको, अब आपको क्योंकि सॉल्यूशन तो x और y में देना है ना, और अभी तो आपने v में दिया है, तो अब आप v को किससे रिप्लेस करेंगे, y by x से रिप्लेस कर देंगे जनरल सॉल्यूशन। ये हमने रिप्लेस किया और अल्टीमेटली हमारे पास ये आ गया। अब हम ये नहीं चाहते कि जो सॉल्यूशन दे तो मॉड में दे, तो मॉड को हटाना चाहते हैं, लेकिन मॉड को आप ऐसे तो हटा नहीं सकते, है ना, तो यहाँ कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी मॉड हटाने के लिए। तो आप देखिए, हम चाहेंगे यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है, मॉड से जो है अगर आपके पास y की वैल्यू x के इक्वल हो या x से ग्रेटर हो, तो ये वैल्यू जो है हमेशा कैसी आएगी, नॉन नेगेटिव आएगी, है ना, तो वहां पर मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी टाइप से अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर, तो अगर आपका जो ये x है, आपका x अगर आपका पॉजिटिव x की वैल्यू नॉन नेगेटिव हो, तो यहाँ पर भी फिर हम मॉड हटा सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए, मतलब ये कंडीशन हम लगा दें y और x के ऊपर, अगर ये सेटिस्फाइड हो, तो उस केस में हम यहाँ ये दोनों के दोनों मॉड जो है यहाँ से हटा सकते हैं, और हमारे पास जो वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस आएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो आ जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब। ओके, फाइन। अब एक और क्वेश्चन लिया, जिसमें मैंने एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ली है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ स्टार्ट में। तो देखिए, हमने ये यहाँ पर IBP वाली ली है, जिसके ऊपर हमने ये इनिशियल कंडीशन लगाई है y 0 इक्वल टू 1। ओके, तो पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन ही लेते हैं, और जो इनिशियल कंडीशन है फिलहाल उसे हम नंबरिंग करके छोड़ देंगे, नंबर 2 दे दिया हमने उसे, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने नंबर 1 ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले चेक करना है कि जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है वो होमोजेनियस भी है या नहीं, ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके लिए हमने उसको डेरिवेटिव फॉर्म में रखा। डेरिवेटिव फॉर्म में हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो डेरिवेटिव रखना होता है, और बाकी सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेकर जाना होता है, तो हमने वो किया। अब हमें ये चेक करना है कि जो राइट हैंड साइड में ये फंक्शन है वो होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए ऑफ डिग्री 0, ठीक है। उसके लिए हमें राइट हैंड साइड को y by x की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब अगर पॉसिबल है, और इसके उसके लिए आप x को एडजस्ट कर सकते हो, x को कॉमन ले सकते हो। ओके, तो जो पहली टर्म है वो तो, जो फर्स्ट टर्म है वहाँ तो ऑलरेडी y by x है ही, सिर्फ प्रॉब्लम है इस सेकंड टर्म की। तो यहाँ ये y स्क्वायर है, मैं चाहूंगी यहाँ y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो x था, यहाँ क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट है, तो नीचे जो x है उसको स्क्वायर रूट में अगर हम लिखें तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमने इस पूरी टर्म को ही स्क्वायर रूट में लिख लिया। अब आप दोनों टर्म्स को अलग अलग कर सकते हो, देखो यहाँ तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1, हाँ, और सेकेंड टर्म हो गई वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। सो और वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, वाई बाई एक्स होल स्क्वायर। तो अब देखिए पूरी की पूरी जो टर्म है इसमें जो भी प्रेजेंट है वो y बाई एक्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, और सो इट कैन बी रिटन एज अ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। और देखिए बाहर जो है कुछ भी कॉमन नहीं है, सो मतलब x रेज टू 0 है, तो इट मीन्स दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 इन x एंड y। और अगर ऐसा आ जाता है डेरिवेटिव फॉर्म में राइट हैंड साइड में, तो इसका मतलब आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है दैट विल बी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट इट्स सॉल्यूशन, और उसके लिए हम क्या करेंगे, will transform this homogeneous differential equation into a separable equation। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, you need to use this substitution y equal to vx, ये आप पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लीजिए dy by dx, differentiating this with respect to x, okay, so we'll get this one, and again
Now putting the values of y and dy by dx in equation 3, you will get this equation. अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, ये v और v दोनों कैंसिल हो गए and we are left with this equation. अब हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि v की टर्म्स अलग हैं और x की टर्म्स अलग हैं. So this is a separable equation. Fine. अब इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, एक तो आप x को डिवाइड करोगे, राइट, क्योंकि आप इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाओगे, और इस जो ये आपका ये वाली टर्म है इसको भी आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाओगे, नहीं इससे भी आपको डिवाइड करना है. तो यानी सेपरेशन प्रोसेस में आपको x से और स्क्वायर रूट 1 प्लस v स्क्वायर से डिवाइड करना होगा. तो x से डिवाइड करने का मतलब तो ये है कि आप ये अज्यूम करोगे कि x नॉन जीरो है, ठीक है. उसकी वजह से सॉल्यूशन के ऊपर मतलब कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आएगा कि किसी सॉल्यूशन का लॉस हो रहा है या ऐसा कुछ, क्योंकि v आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर. लेकिन जो आप स्क्वायर रूट 1 प्लस v स्क्वायर को से डिवाइड कर रहे हो और ये अज्यूम आप करोगे कि ये नॉन जीरो है, तो इस केस में यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि किसी सॉल्यूशन का लॉस हो जाए या किसी सॉल्यूशन का गेन हो जाए. सो यू नीड टू इन्वेस्टिगेट दैट केस लेटर ऑन. फाइन. चलिए क्या, अभी हमने वेरिएबल्स को सेपरेट किया, हमारे पास ये आया, इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये, और जैसे हमने इंटीग्रेट वर्ड लिखा यहाँ तो साथ ही हमने यहाँ c नॉट इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और यू कैन से द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है इसका इंटीग्रेशन का तो ये फॉर्मूला है आपके पास, राइट, दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला. और ये जो है सेकंड टर्म इसका हो जाएगा आपका ln mod x, और क्योंकि दोनों ln में आ रहे हैं तो बेटर है कि ये जो c नॉट है इसको भी हम ln की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें. तो हमने इसे ln mod c लिख लिया, ठीक है. अब ये जो दोनों टर्म्स हैं क्योंकि ये ln में है, राइट, तो हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज की लगा सकते हैं, दैट इज ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a बाई b. यानी जो पॉजिटिव है न्यूमरेटर में, जो नेगेटिव है टर्म वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा. फाइन. सो विल गेट दिस इक्वेशन. आप क्या कर सकते हैं, एंटी लॉग लीजिए आप. तो एंटी लॉग लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, यस, you will get this one, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड you will get this one. तो ये आपको मिल गया एक तरह से, this is the family of solutions of the differential equation, right, जो आपको v की टर्म्स में मिली थी. अब हम चेक करेंगे, बिफोर पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन टर्म्स ऑफ y एंड x, हम पहले ये चेक करेंगे क्योंकि हमने सेपरेशन प्रोसेस यहाँ यूज किया है सॉल्यूशन के लिए, तो उस सेपरेशन प्रोसेस में इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन लॉस्ट और गेन इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. तो उसके लिए हमने देखा कि हमने किससे डिवाइड किया था, एक तो x से डिवाइड किया था, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमने ये स्क्वायर रूट 1 प्लस v स्क्वायर से डिवाइड किया था तो हमने यहाँ ये अज्यूम किया था कि दिस शुड बी नॉन जीरो. ओके, तो क्या होगा अगर हम इसको इक्वल टू जीरो ले, अगर हम इसको इक्वल टू जीरो लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी v स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 आ गया. फाइन. अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई. यानी अगर ये जीरो लेते तो वो केस पॉसिबल है ही नहीं. तो इसका मतलब देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी लॉस और गेन इन सॉल्यूशन ड्यू टू सेपरेशन process, hence no solutions were lost in the separation process. Okay, fine. अब आप क्या करेंगे, अब आप v की वैल्यू पुट कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ y एंड x. तो देखिए हमने यहाँ ये वैल्यू पुट की और थोड़ा सा कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन है एंड LCM लिया हमने, यहाँ पर जो कैंसिल हो सकता था वो कैंसिल किया एंड अल्टीमेटली वी आर गेटिंग दिस. ठीक है, अब देखो इसमें क्या है मैं पहले आपको पिछला दिखा दूं यहाँ पर. अब देखिए यहाँ पर आपके पास जैसे ये आया है, ये जो लास्ट हम देखें, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे जो सॉल्यूशन मिले ना उसमें ये मॉड ना हो. अब ये मॉड कब नहीं होगा उसके लिए आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के ऊपर कंडीशन लगानी पड़ेगी. यानी ये मॉड तभी हट सकता है अगर ये जो अंदर की टर्म है, इस मॉड में जो टर्म है वो आपकी नॉन नेगेटिव हो. ओके, दैट्स वाई हमने यहाँ पर ये कंडीशन लगाई कि अगर ये जो टर्म है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो उस केस में जो वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन से इक्वेशन 1 का वो बन जाता है दिस वन, y प्लस स्क्वायर रूट y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू c. राइट, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का.
लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम थी वो थी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यानी एक इनिशियल कंडीशन ही गिवन है जिसको हमने सेकंड से रिप्रेजेंट किया था। नाउ विल यूज दैट। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास था कि y ऑफ 0 इक्वल टू 1, यानी कि जहां पर भी x है वहां तो आप 0 पुट करोगे और जहां पर भी y है वहां आप 1 पुट करोगे। कहाँ? इन दिस जनरल सॉल्यूशन। तो इसमें अगर हम पुट करते हैं तो हमें यहाँ से c की वैल्यू 2 मिल जाती है। अब आप इस c की वैल्यू को उठाकर वापस इस जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दीजिए। तो जब हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है, and this is the required solution of the given initial value problem. Got it? Okay. Okay, so now we'll consider this case where we'll have differential equations which are not either homogeneous or separable, but we can reduce these differential equations to one of these two forms. तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि वो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जो ना तो होमोजेनियस हैं ना सेपरेबल हैं, लेकिन हम उनको इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और वो फॉर्म है दिस वन, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to a1x plus b1y plus c1 divided by a2x plus b2y plus c2। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हम दो केसेस कंसिडर करेंगे, फाइन, और वो केसेस डिपेंड करेंगे द वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑन दिस राइट हैंड साइड। और वो भी कैसे, मतलब हाँ, विल टेक द रेशियो दिस a1 by a2 and will take this second ratio that is b1 by b2। c1 c2 कुछ भी हो कोई बात नहीं, इसकी this will not affect our procedure। हमें सिर्फ ये चेक करना है a1 b1 a2 b2। अब वो केसेस क्या हैं देखिए। फर्स्ट केस हम लेते हैं कि अगर आपका a1 by a2 इक्वल नहीं है b1 by b2 के, तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप स्मॉल x को पुट करेंगे कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y को आप पुट करेंगे कैपिटल Y प्लस k। जहां पर ये जो h और k हैं आपके, h और k, ये दोनों आपके कांस्टेंट्स हैं। अब ये कांस्टेंट्स क्या होने चाहिए वो हम अभी देखते हैं। हमें इस h और k को इस टाइप से चूज करना है कि हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो क्या बन जाए, होमोजेनियस बन जाए। कैसे पता चलेगा, देखते हैं। अब ये जो है x, अगर मैं यहाँ इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल X तो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि h तो कांस्टेंट है, वहाँ उसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। और इसी टाइप से अगर मैं यहाँ से dy बाय डी कैपिटल Y फाइंड आउट करूं तो वो भी कितना आएगा, वो भी आपका 1 आएगा। ठीक है, अब मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन पुट करना है तो मुझे चाहिए dy बाय dx की वैल्यू, और मेरे पास क्या इंट्रोड्यूस हो चुका है, कैपिटल Y और कैपिटल X, तो मुझे उनकी फॉर्म में इस डेरिवेटिव को कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ चेन रूल लगाती हूँ। ठीक है, और चेन रूल लगाकर मैंने देखा कि जो स्मॉल y था वो कैपिटल Y का फंक्शन था। अब कैपिटल Y जो है वो कैपिटल X के ऊपर डिपेंड करने वाला है, और जो कैपिटल X है वो X का फंक्शन, स्मॉल x का फंक्शन है। तो मैंने यही जो रिलेशन की सीक्वेंस थी उसको मैंने चेन रूल की हेल्प से लिख लिया। ठीक है, आपको इनकी जो है वैल्यूज पता है कि क्या है। इनकी वैल्यूज क्या है हमारे पास, जो ये डी ऑफ कैपिटल Y है वो 1 है, और ये जो है इसका हालांकि रेसिप्रोकल हमने पीछे फाइंड आउट किया था, लेकिन अगर रेसिप्रोकल 1 कर लेंगे तो वो 1 ही है, कैपिटल X, ये हमें मिल गया। ठीक है, तो अब जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो क्या बन गई, लेफ्ट हैंड साइड में तो हमने देखा जो dy by dx है वो dy by dx इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Y कैपिटल X आ गया, और राइट हैंड साइड में हमने देखिए सिंपली ये वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद मैंने जो कांस्टेंट टर्म्स थी उनको अलग कर लिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब आप खुद देखिए यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को देखिए ध्यान से। अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये होमोजेनियस हो तो वो कैसे हो सकता है, मतलब क्या वो h और k की कोई पर्टिकुलर वैल्यूज चूज करने पर क्या इक्वेशन जो होमोजेनियस बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। कैसे, एक तो अगर ये वाली टर्म 0 हो जाए, है ना, और एक अगर ये वाली टर्म 0 हो जाए तो उससे क्या होगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ ये, यानी जो न्यूमरेटर है वो भी एक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल X कैपिटल Y में,
और हर एक टर्म की डिग्री 1 हो गई, तो ये होमोजेनियस पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा डिग्री 1 का। और जो डिनोमिनेटर है वो भी होमोजेनियस पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा डिग्री 1 का। तो एज ए होल ये हमारे पास एक होमोजेनियस फंक्शन आ जाएगा डिग्री 0 का, और ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो यानी मुझे यहाँ पर एक रास्ता मिल गया कि मैं h और k की वैल्यूज को किस टाइप से चूज करूं जिससे कि डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी एक होमोजेनियस इक्वेशन बन जाए। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि वी विल चूज h and k such that equation 2 should become homogeneous। तो हमारा जो न्यूमरेटर में h और k की टर्म थी वो भी 0, और डिनोमिनेटर में जो h और k हमारा जो कांस्टेंट टर्म थी वो भी हमने 0 पुट कर दिया। दो लीनियर इक्वेशन आ गई h और k में, दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशंस, यू कैन सॉल्व दीज इक्वेशंस and right and you will get the solution, you will get the values of h and k। ओके, तो अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई हमारी वो डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस वन। आप देख लीजिए ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना हमें आता है। ठीक है, उसके लिए आप क्या पुट करेंगे, आप पुट करेंगे y इक्वल टू bx, y और x अब हमारे कैपिटल हो चुके हैं। ओके, सो h और k में जो आपको दो लीनियर इक्वेशंस मिली थी उनको सॉल्व करने के बाद जो h और k की वैल्यूज आती हैं वो ये वैल्यूज हैं h and k, दिस द वैल्यू ऑफ h एंड द वैल्यू ऑफ k। अगर आप चाहें तो आप इनको लर्न भी कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप क्वेश्चंस में सॉल्व करके इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने h और k की वैल्यूज इसलिए लिखी हैं क्योंकि केस 2 में मुझे ये यूज़ करना है यहाँ पर कि जब हम ये पर्टिकुलर प्रोसीजर लगाते हैं केस 1 वाली ये स्ट्रैटेजी लगाते हैं तो h के डिनोमिनेटर में आता है a1 b2 माइनस b1 a2। सिमिलरली k के डिनोमिनेटर में भी सेम यही एक्सप्रेशन आ रहा है a1 b2 माइनस b1 a2। ओके, तो बस आप ये बात ध्यान रखिएगा कि केस 1 में h और k के डिनोमिनेटर में हमें मिलता है a1 b2 माइनस b1 a2। ओके, चलिए अब हम केस 2 लेते हैं, यानी अगर हमारे पास a1 बाई a2 इक्वल हो जाए b1 बाई b2 के, तो क्या होगा। देखिए अगर ये इक्वल हो जाए यहाँ पर देखिए, और हम इनको जो है यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा आपको, वही a1 b2 माइनस b1 a2 इज इक्वल टू 0, ये मिल गया। तो यानी इसका मतलब ये तो वही एक्सप्रेशन है जो हमारा h और k के डिनोमिनेटर में आया था। तो अगर इसकी वैल्यू 0 होती है केस सेकंड में तो यानी h और k तो डिफाइन नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका केस 1 का मेथड था वो फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ h और k तो इनफाइनाइट बन जाएंगे फिर, तो यानी वो प्रोसीजर हम यहाँ नहीं लगा सकते। तो हमें इसको साइड में कुछ डिफरेंट मेथड से सॉल्व करना होगा। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं। आपने कहा कि जो a1 बाई a2 है दैट इज इक्वल टू b1 बाई b2, तो मान लेते हैं कि ये रेशो इक्वल है m के। तो यहाँ से मुझे a1 की वैल्यू मिल गई m a2 और b1 की वैल्यू मिल गई m b2। ठीक है, ये वैल्यूज मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दी। फाइन, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ न्यूमरेटर में हम इन दो टर्म से फर्स्ट और सेकंड टर्म से हम कॉमन ले सकते हैं m, राइट। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ m कॉमन लिया। जब हमने m कॉमन लिया तो हमने ये देखा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये दो टर्म्स जो आ गए ना ये सेम आ गई a2x प्लस b2y। तो बस फिर क्या था, हमने इसी को पुट कर दिया इक्वल टू सम अदर वेरिएबल t। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि t अगर इक्वल टू सम अदर वेरिएबल पुट किया है तो आपको वेरिएबल्स को चेंज करना होगा। इक्वेशन 5 में dy by dx की जगह dt by dx आना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं हम इसको, इक्वेशन को 6 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें यहाँ से इसका a2 आ जाएगा, यहाँ से b2 इंटू dy by dx आ जाएगा, और यहाँ से dt by dx आ जाएगा। ये हमने पुट कर दिया, और फिर हम इस a2 को भी इधर ले आए, राइट हैंड साइड में ले आए, और ये जो b2 है इसे भी आप डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली dy by dx की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब हमने इन वैल्यूज को अपने इक्वेशन 5 में पुट कर दिया, और 5 में पुट करके हमने dt by dx की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो मतलब कि dt by dx को एक साइड में रखा और बाकी सभी टर्म्स को हम दूसरी साइड में ले। अब हमने देखा कि इक्वेशन हमें जो मिली, अब देखो राइट हैंड साइड में m क्या है, कांस्टेंट है,
क्योंकि वो a1 बाई a2 या b1 बाई b2 की वैल्यू हमने m एज्यूम की थी, तो m कांस्टेंट है, c1 c2 तो है ही कांस्टेंट्स और a2 b2 भी कांस्टेंट्स हैं, राइट। तो राइट हैंड साइड सिर्फ किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है आपकी, यस दिस इज अ सेपरेबल इक्वेशन, और हमें पता है कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना होता है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद एंड में जो सोल्यूशन आएगा उसमें आप वापस यहाँ पर पुट कर दीजिए कि t इक्वल टू a2x प्लस b2y सोल्यूशन। क्लियर है? ओके तो चलिए फिर क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिया dy by dx इक्वल टू y प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस x माइनस 4। ओके, हमें समझ में आ रहा है कि ये सेपरेबल इक्वेशन नहीं है और ना ही ये होमोजेनियस इक्वेशन है, लेकिन हमें यहाँ कुछ वैसा एक्सप्रेशन नजर आ रहा है कि ऊपर x और y में लीनियर, नीचे भी x और y में लीनियर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड में रेशनल फंक्शन में दोनों ही लीनियर है x और y में। तो इसका मतलब मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस कर सकती हूँ या तो सेपरेबल इक्वेशन में या होमोजेनियस इक्वेशन में। अब ये देखने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा a1 बाई a2 b1 बाई b2 की वैल्यूज, राइट। तो हमने पहले तो ये लिखा, बताया इसको, इक्वेशन को नंबर 1 लिया, फिर इसको हमने जो है फिर हमने इसको कंपेयर किया इस पर्टिकुलर फॉर्म के साथ और हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज यहाँ लिख ली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि a1 बाई a2 की वैल्यू क्या आती है जो कि 1 आई, b1 b2 की वैल्यू चेक की जो कि -1 आई। तो इसका मतलब ये वैल्यूज इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो कौन सा केस हुआ ये, यस दिस इज केस 1। तो उसमें आप क्या करोगे, x को पुट करोगे कैपिटल x प्लस h और y को पुट करोगे कैपिटल y प्लस k। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि आपको यहाँ कैपिटल x या कैपिटल y पुट करना है, आप कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, ठीक है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वो ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर h और k क्या है आपके, h एंड k आर कॉन्स्टेंट्स, और जो dy by dx की वैल्यू आती है वो तो ये आ जाती है, हमने अपने उसमें मेथड में देख लिया था कि dy by dx की वैल्यू हमें ये मिलती है। तो हम उसे बार बार यहाँ नहीं दिखाएंगे, हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे। इक्वेशन 1 डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पुट किया वैल्यूज को, और फिर हमने जो भी कांस्टेंट टर्म्स थी ना हमारे, उनको हमने अलग से लिख लिया। अब हमें पता है कि h और k की हमें वैल्यूज किस टाइप से चूज करें कि जिससे ये इक्वेशन हमारी होमोजेनियस बन जाए। वही कि जो न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म है वो भी 0 और जो डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म है वो भी 0। अब ये दोनों लीनियर इक्वेशंस आ गई ना, h और k में सॉल्व कर सकते हो आप, तो आप इनको दोनों को सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद आपको h की वैल्यू मिलेगी -1 और k की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3। ओके फाइन, तो यानी हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी 0 मानने के बाद h और k की टर्म्स जो थी, तो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। हमने कहा ये होमोजीनियस है हमारी कैपिटल x एंड कैपिटल y में। तो अगर होमोजीनियस है तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम पुट करते हैं y को vx के इक्वल, उसके बाद जो है हम ये डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल x। ठीक है, अब ये स्मॉल x स्मॉल y नहीं है, ये कैपिटल x कैपिटल y है, तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। ठीक है, अब आप इन वाली वैल्यूज को जो है अपने इस इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, क्या करें, अब ये जो v है उसे यहाँ ले आइए, इधर की साइड में राइट हैंड साइड में ले आइए, ये ले आए, फिर इसका एलसीएम ले लीजिए, ये आ गया। तो सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब आप क्या करोगे, आप जो है कैपिटल x से डिवाइड करना होगा आपको, और ये जो 1 + 2v - v² है इसे डिवाइड करना। फाइन, तो आपने इनसे डिवाइड किया, वेरिएबल को सेपरेट किया, वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद आपने इसको इंटीग्रेट किया, साथ ही आपने जैसे इंटीग्रेट किया यहाँ पे कांस्टेंट विद इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस किया, राइट। अब देखिए यहाँ ये जो है डिनोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, 1 का 0, 2v का 2 और -v² का -2v, यानी ये बना 2 - 2v। लेकिन
पर तो ये नहीं है, तो क्या करें फिर ऊपर ये बनाने के लिए? हमें मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर को -2 से। अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर को, तो ये बन जाएगा मेरा 2 - 2b। तो अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर को, तो आपको साथ ही साथ -2 से डिवाइड भी करना होगा। तो देखिए हमने यहाँ यही किया, -2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ -2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो ये आ गया। क्योंकि ln में आया तो हमने इस C0 को भी यहाँ ln की फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है कि अगर डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ mod fx plus c where c is some constant integration। ओके, अब हमारा यहाँ पे कांस्टेंट ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो आपको बार बार c इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं यानी जब वो सेपरेटली आते हैं तो वो सब कंबाइन हो जाते हैं, तो कोई भी जनरलिटी का लॉस नहीं होता। आपको बार बार जो है कांस्टेंट इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। तो उसकी और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, यस ये जो दो टर्म्स हैं इनको आप कंबाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये ln का फॉर्मूला लगाया है, ln a प्लस ln b इज इक्वल टू ln ab, और ये हमारा बन गया ln ऑफ मॉड c1x। ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जो -1/2 था यहाँ पर था, उसको हम इधर की साइड ले आए, -2 मल्टीप्लिकेशन में हो गया, और उसके बाद ये लॉग का फॉर्मूला, यानी कि ये -2 यहाँ आ जाएगा, पार में आ जाएगा। तो ये -2 यहाँ पार में आ गया, -2 पार है, लेने के में पॉजिटिव कर सकते हैं, मतलब आगे कैलकुलेशन है, जो भी आप करना चाहें सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब क्या है कि हम v की जो वैल्यू थी वापस वही पुट कर देते हैं। तो v को हमने पुट किया कैपिटल Y बाई कैपिटल X, और पुट करने के बाद फिर से सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये रिजल्ट है। अभी भी ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये जनरल सॉल्यूशन है हमारा कैपिटल X और कैपिटल Y के टर्म्स में, और जबकि आपके जो ओरिजिनल वेरिएबल्स थे वो क्या थे, स्मॉल x एंड स्मॉल y। तो अब आप वो पुट करेंगे, तो कैपिटल X की वैल्यू क्या है, x माइनस h, और h आप पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं, h की वैल्यू थी -1, तो ये हो गया आपका x प्लस 1। इसी टाइप से कैपिटल Y, k की वैल्यू आई थी 3, यहाँ पर पुट किया तो हमारा कैपिटल Y हो गया y माइनस 3। ये जो वैल्यूज हैं ये आप अपने जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। और क्या करना चाहेंगे आप, यहाँ पर मॉड हटा दें। ओके, तो मॉड हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो है ये जो भी एक्सप्रेशन है मॉड के अंदर ना, ये वाला, इसके ऊपर हम कंडीशन लगाएंगे कि ये हमारा कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो हमने यही कहा कि अगर ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो जो भी कुछ टर्म्स थी हमारी उनको हम राइट हैंड साइड में ले आए। ठीक है, जो मतलब xy सिंगल xy में थी, और कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड में ले आए, यानी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये मॉड हट जाएगा और हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। और जितने भी कांस्टेंट्स हैं उन सबको हमने कंबाइन कर लिया और सिंपली उसको c लिख लिया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो हमारी किसी भी फॉर्म की नहीं थी, मतलब ना वो सेपरेबल थी, ना वो होमोजेनियस थी, ना कोई और अभी तक जो भी हमने सीखा उनमें से कोई फॉर्म बन रही थी। लेकिन हमने थोड़ा सा वहाँ पर चेक किया कि वो जो इक्वेशन है वो एक पर्टिकुलर फॉर्म की है, और उसमें हम एक पर्टिकुलर मेथड है हमारे पास, अगर हम उसे अप्लाई करते हैं तो वो या तो सेपरेबल या होमोजेनियस फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है, और वो लगाने के बाद we are able to solve this equation, differential equation. Okay, fine. चलिए अब एक और क्वेश्चन हम लेंगे। देखिए अब ये है डिफरेंशियल फॉर्म और मुझे दिख रहा है कि जो dx के साथ है वो लीनियर है x और y में,
और जो dy के साथ है वो भी लीनियर है x और y में। तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे ये मेथड लगा कर मैं इसको रिड्यूस कर सकती हूँ। जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको हमने नंबर 1 दिया, उसके बाद हमने उसको डेरिवेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, फिर हमने बताया कि ये वाली फॉर्म बनी हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2। वहां से हमने इन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू लिख दी और फिर उसके बाद हमने यहाँ ये रेशो दिखा दिए a1 बाय a2 b1 बाय b2। हमने देखा कि दोनों की वैल्यू 1/2 आ रही है, तो यहाँ दोनों इक्वल हो गए। तो ये कौन सा केस बना? दिस इज केस नंबर 2। ठीक है, तो क्या करना होगा हमें यहाँ पर? हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमने देखा कि अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये एक्सप्रेशन जो है उसी फॉर्म का बन जाता है जो कि न्यूमरेटर में है। ठीक है ना, तो हम इस एक्सप्रेशन को पुट करेंगे इक्वल टू सम वेरिएबल, तो हमने इसको t पुट कर दिया। डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा आपका? यहाँ से 2 आ जाएगा सॉरी, यहाँ से dy बाई dx आ जाएगा और यहाँ से dt बाई dx आ जाएगा। तो यहाँ dy बाई dx की वैल्यू आ गई, ये dy बाई dx की वैल्यू आप इस इक्वेशन में डाल दीजिए, तो आपको ये मिल गया। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें dt बाई dx की वैल्यू मिल गई। अब ये इक्वेशन कैसी है आपकी? स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये आपको मिल गई एक सेपरेबल इक्वेशन। ठीक है, इसको सॉल्व करना आपको आता है। तो हमने वेरिएबल सेपरेट किए, तो t की टर्म्स अलग हो गई, x की टर्म्स जो है वो अलग हो गई। हमने थोड़ा सा यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया। देखिए न्यूमरेटर में लीनियर है, डिनोमिनेटर में लीनियर है, तो आप डिवाइड कर लीजिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तो ये आ जाएगा। उसके बाद आप इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये मिलेगा। जैसे ही आपने इंटीग्रेट किया वैसे ही हमने यहाँ c0 इंट्रोड्यूस कर दिया, और c0 क्या है हमारा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलने वाली है, दैट इज 2t प्लस ln ऑफ mod t minus 1 is equal to 3x plus c0। ठीक है, अब आप वापस t की वैल्यू पुट कर दीजिए सॉल्यूशन में, तो t की वैल्यू बनती है हमारी 2x माइनस वाई। 2x माइनस वाई जब आप पुट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ से थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, राइट? ओके, अब देखिए सेपरेशन प्रोसेस में आपने क्या किया था? आपने डिवाइड किया था t माइनस 1 से, तो आपने अज्यूम किया था कि t माइनस 1 आपका 0 नहीं है, तो यानी कि 2x प्लस वाई माइनस 1 t की वैल्यू पुट की है ना कि ये आपका 0 नहीं है। फाइन, तो अगर 0 नहीं है, आपने माना दो बातें हो सकती है ना, कि या तो ये पॉजिटिव हो या ये नेगेटिव हो। तो मैं क्योंकि वहां से मॉड हटाना चाहती हूँ तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर ये आपका ग्रेटर देन 0 हो, फिर जनरली तो हम क्या होते हैं बिना सोचे समझे कहते हैं कि अगर ये नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा देते हैं, लेकिन यहाँ हमने देखा कि हमारा ये 0 नहीं हो सकता है, ये हमने चेक कर लिया। तो हमने कहा कि अगर ये पॉजिटिव है, मतलब 0 तो है नहीं ना, तो अगर ये वैल्यू आपकी यहाँ पर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रहती है तो हम मॉड हटा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और हमारे पास क्या जो ln के साथ ही यहाँ से मॉड हट गया। कॉन्स्टेंट्स को हमने c से रिप्रेजेंट, जो कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन है उसको हमने c से रिप्रेजेंट कर लिया और हमें ये मिल गया। अब अगर आप चाहें तो आप यहाँ बता सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन का लॉस या गेन है या नहीं है, तो हमने यहाँ पर ये बताया है कि अगर t माइनस 1 0 हो, यानी कि 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा? तो आप देखिए ये जो जनरल सॉल्यूशन है जो कि ये फिफ्थ इक्वेशन से आपको मिल रहा है, क्या इसमें ये मेंबर है 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0? नो, क्यों नहीं है? क्योंकि ये टर्म ln के साथ है, और अगर ये वैल्यू 0 हुई तो ln तो डिफाइन ही नहीं होगा उसका, तो यानी कि ये जो है 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इज नॉट अ मेंबर।
ठीक है, दिस इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय 5, तो इसका मतलब 2x प्लस वाई माइनस 1 जो सोल्यूशन है उसका लॉस हो गया सेपरेशन प्रोसेस में। ठीक है, तो इट मीन्स या आप जब लिखोगे सॉल्यूशन वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन, तो आप ये कहोगे कि ये सॉल्यूशन है x प्लस टू वाई प्लस एल एन टू एक्स प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू सी प्रोवाइडेड 2x plus y minus 1 is greater than 0 and the solution lost in separation processes is, ठीक है, ये आपका complete solution होगा। ओके सो आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर टू यू कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है dy by dx is equal to a1x plus b1y plus c1 divided by a2x plus b2y plus c2, तो ये होमोजीनियस नहीं भी है लेकिन फिर भी हम इसे होमोजीनियस या सेपरेबल में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। फाइन, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप शिप्ले एल रॉस और क्रेसी की बुक या इसके अलावा कोई अगर कोई और बुक भी है तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं उन सबकी प्रैक्टिस करिए, आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो ये रेफरेंसेस जो हैं, these are two books, Differential Equations by Shipley L. Ross and Advanced Engineering Mathematics by Edwin Krasik. Thank you for listening. Stay home, stay safe, stay happy. Sarvita H.